इस सीरीज हमने पढ़ा आईयूपैक नेम के बारे में देखा और इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप जो है अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनके बारे में भी स्टडी किया, नामकरण करना सीखा हम लोग। एल्केन ग्रुप, अल्काइन ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का जितने भी थे हाइड्रोकार्बन उनका नामकरण करना सीख गया। आई थिंक आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन किसी भी प्रकार दे सकता है, या तो आप लोगों को नाम दे दिया जाएगा, स्ट्रक्चर बनाने को कहा जाएगा, या फिर स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा, उसका नामकरण करने को कहा जाएगा। यह बिल्कुल हो जाएगा आप लोगों से अब, क्योंकि इसके लिए केवल और केवल क्या ज़रूरत है, आप लोगों की अभ्यास की। तो जितने ज़्यादा सवाल उठा सकते हैं उठाइए, उनका आप लोग स्ट्रक्चर फार्मूला बनाकर देखिए, नामकरण करना सीखिए। आई थिंक 2 या 3 दिन में आप लोगों की ये क्लियर हो जाएगी। तो चलिए आगे हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था? आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स। आइसोमर्स, पहले हम लोग आइसोमरिज्म या आइसोमर्स को जानेंगे ये क्या है। तो डिफाइन कर लेते हैं हम लोग, या फिर इसके टाइप्स को देख लें कि पहले हम लोगों को कौन सी पढ़नी है। इसमें 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरीज क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल। पहली कैटेगरीज है कॉन्स्टिट्यूशनल, दूसरी है स्टेरियो। स्टेरियो, तो स्टेरियो को जो है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, 10th के सिलेबस में नहीं है, इसको हम लोग छोड़ देंगे, स्टेरियो नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल। इसका क्या और नाम है? स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल कौन सा? तो चेन वाला, चेन स्ट्रक्चर हम लोगों को पढ़नी है। तो पहले आइसोमेरिज्म की जान ले कि आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं। तो द फिनोमिना having 2 or more structural फॉर्मूला, 2 या 2 से अधिक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो सकती है, बट क्या होगी? तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होंगे? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होंगे। जैसे अब इनको क्या कहेंगे? इस फिनोमिना को कहेंगे हम लोग आइसोमेरिज्म। और जो भी शो करेगा, जो आइसोमेरिज्म को शो करेगा, विच शोज दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को जो भी शो करेगा, आर कॉल्ड आइसोमर्स। ठीक है। अगर एग्जाम्पल एक दिखना हो, एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, ब्यूटेन का पहले ले लेते हैं। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला, कार्बन के 4 एटम, 4 2 जा 8 एंड 2 हाइड्रोजन के 10 एटम। ठीक है, इसका बना के देखें हम लोग। तो कार्बन के 1 नंबर पहला स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे हम लोग स्टेट चेन बनाते हैं। कार्बन 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 कार्बन, कार्बन के 4 एटम, हाइड्रोजन के 10 एटम। दूसरी, नामकरण हम लोग करेंगे। पहले इसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट बना के देख लेते हैं कितने स्ट्रक्चर में बन सकती है। दूसरी हम लोग बना सकते हैं ऐसे कि कार्बन कार्बन कार्बन, 3 यहाँ ले लिया हमने और 1 कार्बन को यहाँ पर दिखा दिया। अब हम लोग हाइड्रोजन को भी काउंट कर लेंगे इसमें भी। इसमें जिस प्रकार है तो देखेंगे हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ भी 10 है। मतलब इसके फॉर्मूला में क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10। इसका फॉर्मूला में क्या है? 1 2 3 4 C4H10। ठीक है, C4H10, दोनों में ही C4H10 है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनकी बनावट अलग अलग है। जो स्ट्रक्चर है इनकी वो अलग अलग है। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है N ब्यूटेन। N
ब्यूटेन, ब्यूटेन एक क्यों, कार्बन के 4 एटम, और इसका नाम हो गया आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। एन ब्यूटेन मतलब एन नथिंग बट नॉर्मल, नॉर्मल ब्यूटेन का यह स्ट्रक्चर हो गया। और आइसोब्यूटेन इसलिए देखिए 1 2 3 मेन चेन में कितने कार्बन एटम है, 3। और मैंने बताया था मेन चेन से कोई भी चीज टंगी होगी, मतलब या तो अटका होगा या लटका होगा, नीचे लटका हो ऊपर अटका हो, ये दोनों ही स्थिति में इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस चीज को हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। देखिए मिथाइल है, CH3 मिथाइल है, तो सब्स्टिट्यूएंट है इसमें। मेन चेन में 3 कार्बन है, तो उसको हम लोग यूपेक नेम के तहत देखेंगे। यहाँ पर आइसो इसलिए लगा, एन जो होती है वो फॉर नॉर्मल, नॉर्मल, और आइसो कब लगाएंगे, आइसो जब एक कार्बन, ध्यान रखेंगे ये कार्बन का जो सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट जो होगा वो ऑन सेकेंड कार्बन एटम पर हो, इधर से भी 1 2, इधर से भी 1 2 पर है, ठीक है, आइसो। और एक चीज देखेंगे, आइसो के साथ हम लोग नियो भी आता है, NEO। ये नियो का कहाँ यूज होगा, पेंटेन में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि ये जो कार्बन के एटम है किस तरह व्यवस्थित है, किस तरह इनकी अरेंजमेंट है। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले लेते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। तो पहले वाले, यहाँ 2 हमारे आइसोमर्स है, पहले वाले में क्या है C4H10, दूसरे में C4H10, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो सेम है, दोनों का सेम है। अब स्ट्रक्चर फॉर्मूला में देखेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन में कितने कार्बन एटम है, यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन एटम है। इसमें पहले वाले पर 4, इसमें देखिए 1 2 3, दूसरे वाले पर 3 कार्बन। दोनों ही का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों ही ब्यूटेन है। तो एक में कार्बन, मेन चेन में कितने कार्बन एटम है, 4, दूसरे में 3 है, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों का फंक्शनल ग्रुप देखें, फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसमें एल्केन है, एल्किन है, एल्काइन है, दोनों ही एल्केन है, दोनों ही एल्केन है, मतलब फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, केवल ये अरेंजमेंट अलग अलग हो जाती है, ठीक है, अरेंजमेंट अलग हो जाती है। इसका मतलब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस मिलेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा ना, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है हम लोगों को, मतलब ये क्या है, आइसोमेरिज। अच्छा, ये हो गया नॉर्मल ब्यूटेन, ये हो गया आइसोब्यूटेन। नामकरण यूपेक के तहत देख ले क्या एक बार, यूपेक नाम अभी अभी हमने सीखा बनाना उसको। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक लॉन्ग कार्बन का चेन चुन लेते हैं, चुन लिया, कितने हैं, 3 है। क्या अब उसके साथ कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है ना, CH3। तो पहले क्या लिखते हैं हम लोग, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो पोजीशन इसकी देखिए 1 2, सेकेंड पर 1 2, सेकेंड पर यहाँ 2 के बाद हाइपन दे देंगे। इसके बाद देखिए ये सब्स्टिट्यूएंट का नेम देखेंगे, क्या है, मिथाइल, 2 मिथाइल। अब क्या है, मेन चेन में कितने कार्बन एटम है, 3, तो ये क्या हो जाएगा, मेथ है, प्रोप हो जाएगा, प्रोप, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, एन। क्या नाम हो गया, 2 मेथाइल प्रोपेन। ऐसे आइसोमर्स के हिसाब से देखेंगे, एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, ठीक है। अब हम लोग एक पेंटेन का भी एग्जांपल देख लेते हैं। पेंटेन में क्या है, पेंटेन
N जो है लगा हुआ है। इसका मतलब सिंगल बॉन्ड से है कार्बन के 5 एटम, हाइड्रोजन के 5 2 जा 10 और 2 12। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर अलग अलग हम लोग बना के देखते हैं किस तरह हम लोग बना सकते हैं। पूछ भी लेगा कि पेंटेन का आप लोग कितने आइसोमर्स दिखा सकते हैं। यहाँ सीखिए बनाने के लिए। पहले तो हम लोग स्ट्रेट चेन वाले जो कार्बन होते हैं उस तरह करके बना के देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 3 6, यहाँ हो गया 6 12। तो ये सर क्या है, हाइड्रोजन, ये सारे हाइड्रोजन से जुड़े हैं, पहला बन गया। सेकेंड हम लोग देखें इसका, सेकेंड कार्बन 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 4 ले लिया और 4 लेने के बाद एक को यहाँ दिखा दिया। हाइड्रोजन को प्राथमिकता नहीं देनी है हम लोगों को, बॉन्ड से ही समझ में आ रहा है, जहाँ खाली है हाइड्रोजन डाल दीजिए। एक ये हो गया हम लोगों का, और बनेगा क्या, और भी बनेगा इसका टाइप। देखिए तीसरा कार्बन 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 3, 2 और लेना है। एक हम लोग यहाँ दिखा दें, एक यहाँ पर दिखा देते हैं। ठीक है, ये 3 तरह का, और तो संभव नहीं है। अब रहा कि इनका नामकरण करना। सबसे पहले देखेंगे इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो डिफरेंसेस देखते हैं हम लोग। उसी तरह लिखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला में 1 नंबर, इसमें 3 3 आ गए ना, 3 3 आ गए। तो फर्स्ट में हम लोग सेकेंड और थर्ड 3 स्ट्रक्चर है। तो पहले का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए क्या है, इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए 12, तो C5H12। यहाँ पर भी 1 2 3 4 4 हो गए, एक 5 का हाइड्रोजन देखें 4 और 3 7, एक 7 एक 8 8 भी हो गए। यहाँ पर कहीं छूट रहा है, 3 3 6 7 8 9 9 3 12। यहाँ पर भी वही है सेम, कहीं डिफरेंस ना हो जाए। यहाँ पर भी देखें 3 3 6 3 9 और 3 12, इधर भी हो गया C5H12। नो डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर फार्मूला, मतलब अगर इसका C5H12 है तो इसका भी C5H12 है, इसका भी C5H12 है, तीनों सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम फॉलो कर रहा है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। अब आते हैं हम लोग इसके फंक्शनल ग्रुप पर। फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, क्या है फंक्शनल ग्रुप, एल्केन ही है ना, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से है। ये भी एल्केन, ये भी एल्केन, ये भी एल्केन, तीनों एल्केन है। अब कार्बन एटम को हम लोग देखेंगे इन मेन चेन। मेन चेन में कितने कार्बन एटम हैं, पहले वाले में 1 2 3 4 5 है, 5 फर्स्ट में 5। दूसरे वाले में देख ले मेन चेन में कितना, मेन चेन ऐसे हो सकता है ना 1 2 3 4 इस तरह, 1 2 3 4 इस तरह, 1 2 3 लॉन्गेस्ट लेना हम लोग को, यही वाला स्ट्रेट को ही ले ले 4। दूसरे तीसरे वाले में देखिए 1 2 3, इधर से भी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 इधर भी है, तो इसमें क्या है 3। ठीक है, यानी इसमें जो है हमने देखा कि ये सेम है मॉलिक्यूलर फार्मूला, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, लेकिन कार्बन की जो अरेंजमेंट है कि लॉन्ग चेन में 5 कार्बन, लॉन्ग चेन में 4 कार्बन, लॉन्ग चेन में 3 कार्बन, तो इस तरह की है, इसीलिए इसको क्या कहा गया,
आइसोमर्स और इस प्रॉपर्टी को आइसोमेरिज्म। अब इनका नाम देखते हैं। ये तो नॉर्मल तरीके से ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, तो पहले वाले का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ नंबर दे के मैं यहाँ लिखता हूँ। पहले वाले का नाम नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। सेकेंड वाले का मैंने बताया था, यदि जो है हमारा ये क्या है सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट सेकेंड वाले कार्बन पर लटका हो, इधर भी बैठा सकता था, इधर बैठा था तो इधर से काउंट करने पर सेकेंड ही आता, तो सेकेंड वाले पर रहने पर क्या लिखता हूँ, आइसो पेंटेन, पेंटेन ही है इसलिए आइसो पेंटेन। अब तीसरा जो है, तीसरे में देखिए 1 2 3, ये तो कहेंगे कि आप सेकेंड वाले पर लगा, नीचे भी सेकेंड वाले पर लगा, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पर, ये कार्बन एटम जो है वो 4 कार्बन एटम से ही जुड़ा है। देखिए ये कार्बन एटम 2 से जुड़ा है, ये कार्बन एटम 1 2 3 से जुड़ा है, लेकिन ये कार्बन एटम 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। कार्बन कार्बन के साथ, डायमंड में पढ़ा था, डायमंड में स्ट्रक्चर देखा था, कार्बन के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो इस तरह का जो फिनोमिना होती है, इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है, इसको हम लोग कहते हैं नियो, मतलब थर्ड वाला हमारा क्या हो जाएगा, नियो पेंटेन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो पेंटेन के कितने आइसोमर्स हैं, 3 है। कौन कौन, नॉर्मल पेंटेन, आइसो पेंटेन, नियो पेंटेन। नॉर्मल पेंटेन स्ट्रेट चेन वाला हो गया, आइसो पेंटेन जहां कार्बन के सेकेंड एटम पर कोई सब्स्टिट्यूएंट लटका हो तो हम लोग क्या कहेंगे उसको, आइसो, तो आइसो पेंटेन है। और नियो पेंटेन इसलिए कि कार्बन जो है 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है और इसमें टोटल 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है, तो पेंटेन। नियो तो 4 कार्बन एटम से जुड़ा है इसलिए नियो। क्लियर हो गया कि नहीं? अब दूसरे हिसाब से जब हमने आईयूपैक का अध्ययन किया है तो उसके तहत भी नामकरण कर लें क्या, आईयूपैक के तहत भी नामकरण देख लें। तो देखिए पहला जो है फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 3 4 बोला था कि स्ट्रेट चेन में, मेन चेन में जो है कार्बन को काउंट कर लें, तो काउंट कर लिया क्योंकि इसमें ना हमारा फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ कोई है क्या और भी फंक्शनल ग्रुप, हैलोजन ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कितने कार्बन है, पेंट 5 के लिए, और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं एन, क्या हो गया, पेंटेन। सेकेंड वाला यदि हम लोग देख लें, सेकेंड में क्या होगा, देखिए मेन चेन में कार्बन काउंट कीजिए 4 है, क्या उससे सब्स्टिट्यूएंट कोई जुड़ा है, बिल्कुल है, सेकेंड वाले कार्बन पर जुड़ा है, इधर से 1 2 3 थर्ड में है, इधर से 2 पर, तो हम लोगों को लोअर पोजीशन देनी होती है, मैंने बताया था, तो लोअर पोजीशन सेकेंड हो गया, तो सेकेंड वाले पर सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग लिखेंगे इसका क्या, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, तो 2 पर है, तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे मिथाइल, मिथाइल। अब है ये CH3 मिथाइल का है, मेन कार्बन में कितने, मेन चेन में कितने कार्बन एटम है, 4, तो 4 को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूट, ब्यूट। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, एन, क्या बना, 2 मिथाइल ब्यूटेन। थर्ड वाला का नाम देख लें, यहाँ देखिए सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लें, कर लिया, 3 है। अब इधर से 2 सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, और दोनों में पोजीशन 1 2, जिधर से भी काउंट करेंगे 2 नंबर पोजीशन पर ही आता है, इधर से भी 2 इधर से भी 2, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे ना, लिख देंगे 2, क्या लिखेंगे, 2, लेकिन ये वाला सब्स्टिट्यूएंट जो है वो 2 पर आया, तो ये भी तो 2 पर आया, दोनों के लिए 2 2 लिखेंगे। याद रखेंगे 2 नंबर के बीच में कॉमा और नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में हाइफन लगता है, तो 2 2। आप देखिए दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल, तो मैंने कहा था कि यदि सेम चीज़ें 2 हो तो डाई लगाएंगे, 3 हो ट्राई, 4 लगाएंगे, 4 हो तो टेट्रा, तो यहाँ पर डाई लगा देंगे, यहाँ पर क्या होगा, हाइफन डाई,
डाई लगा दिया। अब दोनों क्या है, मिथाइल, मिथाइल कर दिया इसको। अब देखिए कार्बन के कितने हैं, 1 2 3, 3 ही है ना यहाँ, तो 3 के लिए क्या लगाएंगे, 3 के लिए बताइए, 1 2 3, 3 के लिए मेथ है प्रोप, प्रोप ना, प्रोप। और उसके बाद सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से हैं तो एन, प्रोपेन, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 2 डैश डाई मिथाइल प्रोपेन। ये हो गया यूपेक नाम के तहत, इनको याद रखेंगे, यूपेक नाम के तहत हमने इसका नामकरण कर दिया। ऐसे आइसोमर्स बोले तो नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। पेंटेन के कितने आइसोमर्स हैं, 3 आइसोमर्स है। ब्यूटेन के कितने थे, 2। तो आई थिंक ये आइसोमेरिज्म वाला जो टॉपिक है आप लोगों को क्लियर हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे कंबसन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। तो इन सारे रिएक्शन के बारे में अलग अलग स्टडी कर लेते हैं। तो इसको आप लोग देख ले, और इस तरह का और भी आप लोग बनाकर देखें, जैसे हेक्सेन का ले लें, हेप्टेन का ले लें, ऑक्टेन का ले लें और बनाकर देखें उनके आइसोमर्स। लेकिन एग्जाम में जो है आपके एनसीईआरटी सिलेबस में ब्यूटेन और पेंटेन का ही आइसोमर्स दिया गया है, तो इसी को अभ्यास करते रहें और जितना भी टॉपिक मैंने बताया उनको रिपीट करते रहें। उसके बाद जो है कुछ और भी टॉपिक्स बाकी हैं हम लोगों के कवर करने हैं, चूँकि आप लोग देख रहे हैं ये चैप्टर जो है लेंथी होते जा रहा है, बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं और प्रत्येक टॉपिक को पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि प्रत्येक टॉपिक से किसी न किसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे। मैंने पहले ही बताया था हेवी वेटेज वाला चैप्टर है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक टॉपिक को जो है पढ़ लेंगे। लेकिन ये सब टॉपिक जो है अब छोटे छोटे हैं, किसी प्रकार के हम लोगों को थोड़ी बहुत भी अगर जानकारी होगी तो इस टॉपिक को हम लोग कवर कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। केमिकल रिएक्शन के बारे में मैं चैप्टर 1 में आप लोगों को बता चुका हूं कि क्या होती है केमिकल रिएक्शन, जिसमें कोई न्यू सबस्टांस बनेगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है कंप्लीट चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन के तहत हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़नी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हमारे पास यहाँ पर 4 टॉपिक है केमिकल रिएक्शन के तहत। क्या है, ऑक्सीडेशन, एडिशन, कंबसन एंड सब्स्टिट्यूशन, ये 4 रिएक्शन, और इनके बारे में आपने स्टडी किया है। आई थिंक आई नो दैट यू हैव स्टडीड अबाउट दिस पॉइंट्स इन द प्रीवियस क्लासेस। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का डिफिनेशन वहाँ पर क्या था, और अब यहाँ पर हम लोग जो है हाइड्रोकार्बन के रिगार्डिंग डिफिनेशन देंगे कि ऑक्सीडेशन कहाँ पर करने की ज़रूरत हो रही है, क्यों हो रही है। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखेंगे, टर्म वही है, डिफिनेशन वही है, थोड़ा सा मैं हाइड्रोकार्बन के रिगार्डिंग में बताने जा रहा हूँ। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, तो ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, ऑक्सीजन का जुड़ जाना वो ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीजन का निकल जाना, ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना वो रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के तहत क्या होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। वहीं पर रिडक्शन रिएक्शन, चूंकि ऑक्सीडेशन यदि होता है तो रिडक्शन रिएक्शन भी साथ साथ होता है, ठीक है। तो रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वहां पर ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन के बारे में पता है कि ऑक्सीडाइज्ड होगा, कोई सबस्टांस ऑक्सीडाइज्ड होगा और किसी में से ऑक्सीजन निकलेगा। व्हेन अल्कोहल्स आर हीटेड अल्कोहल्स में जिसमें हम लोग OH फंक्शनल ग्रुप जोड़े थे, OH फंक्शनल ग्रुप जोड़े थे, अल्कोहल्स, व्हेन अल्कोहल्स आर हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, उनके प्रेजेंस में यदि हम अल्कोहल्स को हीट करते हैं, ठीक है।
एजेंट्स लाइक एसिडिफाइड K2Cr2O7 क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट। और अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। परमैंगनेट के प्रेजेंस में व्हेन अल्कोहल्स आर हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, तो क्या होता है? दे आर कन्वर्ट हो जाता है वो इनटू, किस में हो जाएगा? नोइक एसिड। नोइक एसिड क्या था बताइए? कार्बोक्सिलिक। एसिड्स। इसका एग्जाम्पल एक लिखें, हम लोग को यहाँ बनानी भी है, क्वेश्चन भी है हमारा एनसीईआरटी में। हम लोग एक गैस लेते हैं इथेन का, इथेनॉल एल्कोहल लेनी है हम लोगों को। तो जब हम एग्जाम्पल में इथेनॉल को लेते हैं, इथेनॉल, और उसको ऑक्सीडाइज करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इसको हीट किया जाता है इन दोनों के किसी के भी प्रेजेंस में, K2Cr2O7 के प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाता है? एथेनॉल है ना, तो इथेनॉइक एसिड, ठीक है, यह बनाएगा इथेनॉइक एसिड। अब इसको फार्मूला के तहत देख लें। सबसे पहले इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? इथेन है, मेथेट, कार्बन के 2 एटम, H5OH, यह है। इसको हम लोग क्या करते हैं? इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं। कार्बन के 2 एटम हैं, ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। यहाँ पर हमारा OH है, यहाँ पर भी OH है। अब इसको ऑक्सीडाइज करना है, मतलब इसको ऑक्सीजन देना है। ऑक्सीजन पहले से यहाँ है, फिर देना है। तो यहाँ पर एक हम लोग क्या करते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन, ये नेसेंट ऑक्सीजन को लेते हैं और यहाँ पर इसको हीट करते हैं। किसका? K2Cr2O7 या फिर KMNO4 के प्रेजेंस में हीट करते हैं। हीट करने से क्या होता है? देखिए, ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है काफ़ी रिएक्टिव होता है। ये ऑक्सीजन, चूंकि ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होती है, डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? यहाँ पर इसके जगह पर सेट होगा, ठीक है। और ये चूंकि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है और इस ऑक्सीजन को क्या है? डबल बॉन्ड चाहिए। तो डबल बॉन्ड कब होगा? जब ये दोनों बॉन्ड को हटा देंगे। ये OH रहेगा, इस दोनों बॉन्ड को हम लोग कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ये दोनों बॉन्ड हट जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर जिस प्रकार है कार्बन यहाँ पर के हाइड्रोजन रहेंगे और यहाँ दोनों हाइड्रोजन हट जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन लगेगा, चूंकि ये इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ हमारा क्या है? OH। आप देखें इसको, इस स्ट्रक्चर को देखें, COOH क्या है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ये क्या बना हमारा? ये बना इथेनॉइक एसिड, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है कि ये यहाँ पर क्या हो रहा? ऑक्सीडेशन, माने एडिशन। इस ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है।
इस सबस्टांस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। बट यहाँ देखिए कि ये हाइड्रोजन क्या हो रही है, ये रिमूव हो रही है, ये हाइड्रोजन रिमूव होके चली गई, ये भी हाइड्रोजन रिमूव होके चली गई। ठीक है, कितने हाइड्रोजन रिमूव हुए? दो हाइड्रोजन लिख लें। यहाँ ऑक्सीजन 2 है ना, यहाँ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन चला गया तो एक बचा हुआ ना, तो एक ऑक्सीजन यहाँ चला जा रहा है, क्या बन गया ये? वाटर। वाटर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेसेंट। नेसेंट ऑक्सीजन। देखिए ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं है, O2 के फॉर्म में नहीं है, इसलिए नेसेंट। और नेसेंट जब भी होगा काफी रिएक्टिव होगा। क्लियर हो गई? अगर इसकी फॉर्मूला लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम लोग? तो यही फॉर्मूला को बैठा देंगे ना, स्ट्रक्चर को देख के। CH3OH, इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, एडिशन होने से क्या बना हमारा? CH3, यहाँ है ना CH3, CH3 के साथ क्या बैठा है? COOH, दैट इज इथेनॉइक एसिड। क्वेश्चन अगर दे दिया जाए आप लोगों को कि इथेनॉइक एसिड किस प्रकार बनेगी, तो आई थिंक आप लोग बना सकते हैं, बता सकते हैं, वेरी इजी है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो ये ऑक्सीजन मिला, ये ऑक्सीजन को सप्लाई इन्होंने किया, ये ऑक्सीजन जो आया, ऑक्सीजन सप्लाई इन्होंने किया, तो इनको हम लोग क्या कहेंगे? इनको क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दोनों क्या कहलाएंगे? ऑक्सीडाइजिंग, क्योंकि ऑक्साइड देने वाला ये था, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। ठीक है, क्लियर हो गई है? अब हम लोग सेकेंड को देख लें। सेकेंड क्या है हमारा? एडिशन रिएक्शन। ठीक, एडिशन रिएक्शन के तहत हम लोग क्या देखेंगे? क्या ऐड हो रहा है? आइदर इसमें हम लोग हाइड्रोजन को या ब्रोमीन को ऐड करेंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को पहले डिफाइन कर लें। इट इज ए प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन ऐड होगा ना, मतलब स्वाभाविक है कि वो अनसैचुरेटेड होगा, अनसैचुरेटेड होगा तभी वो हाइड्रोजन ऐड होगा, सैचुरेटेड होने से नहीं होता है। इट इज ए प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन और ब्रोमीन is added in इस प्रोसेस है इन विच हाइड्रोजन ब्रोमीन इज एडेड टू किसमें? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू प्रोड्यूस a single substance in the presence of heat and catalyst like nickel, कैटलिस्ट के बारे में आप लोग जानते ही हैं। कैटलिस्ट क्या है? ये वो सबस्टांस होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करते हैं लेकिन इन्वॉल्व नहीं करते। मतलब क्या है? उस केमिकल रिएक्शन में उसकी मौजूदगी होती है। ये क्या होती है? तो रेट ऑफ रिएक्शन को या तो बढ़ाने का काम करता है या फिर घटाने का काम करता है। जो कैटलिस्ट बढ़ाने का, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएगा, उसको हम लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट कहेंगे, और जो घटाएगा उसको नेगेटिव कहेंगे हम लोग। तो ये क्या करता है? कैटलिस्ट हम लोग निकेल या फिर प्लैटिनम ले लेते हैं। उसके प्रेजेंस में जब हम लोग किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन या ब्रोमीन ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखेंगे हम लोग
आर क्या है, व्हाट इज आर, अल्काइल ग्रुप ना, आर। ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, और यहाँ भी क्या है, इसके भी आगे पीछे कार्बन के लॉन्ग चेन है। ये क्या है, वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल। इसको सैचुरेटेड करनी है, मतलब इसमें हाइड्रोजन ऐड करनी हो जाएगी ना, डबल बॉन्ड है अनसैचुरेटेड, इस एक बॉन्ड को तोड़ देना होगा, मतलब इसके एक यहाँ पर बॉन्ड मिल जाएंगे और एक यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो यह हाइड्रोजन का ऐड होगा, लेकिन कब होगा, जब इसको हीट करेंगे, किसके प्रेजेंस में, तो निकल या फिर प्लैटिनम के प्रेजेंस में हीट करेंगे। अब ये हाइड्रोजन ऐड होगा, कहाँ बैठेगा, देखिए इसमें जो है दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, मैंने एक यहाँ भी कर सकते हैं हम लोग। तो ये रहा कार्बन, 1 2 3 4 ऐसे होगी क्या, और एक इधर बांध दे 5 हो जाएगा, होगा क्या, संभव है। अगर एक एक इसकी शेयरिंग तोड़ देंगे, एक ही बॉन्ड टूट रहा है ना, एक बॉन्ड में इसका एक इलेक्ट्रॉन टूटेगा, तो किस प्रकार करेंगे हम लोग, देखिए आर, यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, सी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, आर। ये क्या हो गई, ये वेजिटेबल ऑयल हो गई, लेकिन ये वेजिटेबल घी, वेजिटेबल घी बन गई। तो हाइड्रोजन क्या हुआ, तो ये अनसैचुरेटेड था, सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड हो गया। इसमें 2 बॉन्ड दिख रहे थे, इसमें सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड हो गया। तो हमने क्या किया, एक अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल को लिया और उसमें क्या किया, इस हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। तो क्या हो रही है, यहाँ पर एडिशन, ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं है जो ऑक्सीडेशन, वहाँ ऑक्सीजन ऐड हुआ था, यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो क्या हुआ, ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड कैटलिस्ट लाइक निकल प्लैटिनम। और क्या बना, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आकर क्या हो गए, जुड़ गए, 2 हाइड्रोजन आकर जुड़ गए। या फिर इसको ऐसे भी हम लोग दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जो है हम लोग एक हाइड्रोजन इसका दे देते हैं, एक हाइड्रोजन इसमें, एक हाइड्रोजन इसमें, तो ये हो जाएगा हम लोगों का, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर भी हम लोग दे सकते हैं, नीचे नहीं दे, यहाँ पर लॉन्ग चेन भी दिखा सकते हैं, आर की, यहाँ पर भी आर की। अब तो दिक्कत नहीं ना है, आर मौजूद है। आर क्या है, अल्कलाइल ग्रुप है ना, क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, कार्बन हाइड्रोजन का चेन है, ये मौजूद है। और यहाँ से जो एक बॉन्ड टूटा, वो अपने में हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को ऐड कर लिया, ये बन गया वेजिटेबल घी। ये जो है हेल्दी है, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, और ये जो है वो अनहेल्दी है, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। ये क्या करेगा ना, ब्लड सर्कुलेशन वगैरह वो स्लो कर देगा, ठीक है, क्लियर हो गई है। एडिशन हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई हम लोगों की। अब क्या है, अगला नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, कंबसन। चूंकि कंबसन से आप लोग परिचित है, कंबसन क्या है, अच्छा इसमें एक नोट भी आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है अगर एडिशन रिएक्शन में कुछ नोट लिखना हो तो क्या, और हमने देखा कि यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड में कन्वर्ट किया गया। तो यहाँ नोट में लिख सकते हैं, इट इज सच ए प्रोसेस इन विच अनसैचुरेटेड था ना, तभी ना हाइड्रोजन ऐड हुआ, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
एक छोटा सा नोट याद रखेंगे कि एडिशन रिएक्शन किस लिए यूज हुआ, तो अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड बनाने के लिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कंबसन। कंबसन का मतलब क्या होता है, जलना या दहन। हिंदी में लिखा होगा दहन, दहन, दहन का मतलब जलना। कंबसन के बारे में भी पढ़ लिए हैं कि कंबसन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कोई कंबस्टिबल सबस्टांस वो क्या होता है, बर्न होता है, जलता है, और जलने के बाद एनर्जी रिलीज करता है। वो एनर्जी आपका हीट एनर्जी हो सकता है, लाइट एनर्जी हो सकता है, और साथ में क्या है तो CO2 एंड अदर सबस्टांसेस भी बनेगी। तो यहाँ पर भी हम लोग कंबसन रिएक्शन को देखें। जैसे कोई कंबस्टिबल सबस्टांस, कंबस्टिबल सबस्टांस को मैंने लिया और इसको ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ना जलेगा, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या किया, इसको जलाया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, तो क्या बना, कोई एक नया प्रोडक्ट बनेगा, एक न्यू प्रोडक्ट बनेगा। वो तो प्रोडक्ट इस पर डिपेंड करता है कौन सा सबस्टांस है। साथ में क्या होगा, हीट, साथ में क्या हो सकता है, लाइट, और वाटर वेपर भी हो सकता है, वाटर वेपर भी प्रोड्यूस हो सकता है। क्लियर हो गई। मतलब इसको अगर डिफाइन किया जाए तो क्या लिखेंगे, द प्रोसेस इन विच ए कॉम्बस्टिबल सबस्टांस react with ऑक्सीजन। दहन होना तो रिएक्शन ही होता है, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड फॉर्म ए प्रोडक्ट CO2, हीट एंड लाइट 2। ये भी प्रोड्यूस होता है, हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में कंबसन रिएक्शन का हम लोग क्या देखेंगे, जैसे किसी भी हाइड्रोकार्बन को, किसी भी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं। चूंकि हाइड्रो भी है, कार्बन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, हाइड्रोजन है, वाटर बनेगी, हीट प्लस लाइट, ये क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। मेथेन का एक एग्जाम्पल, CH4 मेथेन का, ऑक्सीजन बैलेंस करूंगा बाद में, क्या बना, CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट। बैलेंस कर लें, कार्बन के एक एटम है, कार्बन के एक एटम है, ऑक्सीजन के 2 और 1 3 है, यहाँ 2 कर दें, ऑक्सीजन के 4 हो गए, 2 यहाँ 2 कर दें, हाइड्रोजन के 4 हो गया बैलेंस। ये क्या है, मीथेन, मीथेन गैस है ना, मीथेन। यहाँ पर क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर वेपर, हीट एंड लाइट। ये जो है एक तरह का कंप्लीट कंबसन का भी एग्जाम्पल है। चूंकि ये जो लाइट है यहाँ पर फ्लेम भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब हम लोग इसके 2 टर्म जानेंगे। कंबसन जो है इसके 2 टर्म हैं। कंबसन 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दीजिए। पहला क्या है,
कंप्लीट कंबसन, पूरी जल जाएगी, कंप्लीट कंबसन। दूसरी क्या है, इनकम्प्लीट कंबसन। कंप्लीट कंबसन में क्या है, जिसमें कि फ्यूल जो होगी, ये फ्यूल है ना CH4, ये कंप्लीट रूप से बर्न हो जाएगा। तो कैसे जाना जाए कि कंप्लीट बर्निंग हुई या नहीं, कंबसन हुई या नहीं, पहचानने के लिए ये जब बर्न होगा तो इसकी जो लाइट होगी वो फ्लेम जो है, फ्लेम लॉ, फ्लेम दोनों में फ्लेम होगी, लेकिन ये क्या होगी, कंप्लीट कंबसन में क्लीन ब्लू फ्लेम, और यहां पर येलो सूटी फ्लेम। यदि मैंने किसी सबस्टांस को यानी कंबस्टिबल सबस्टांस को जलाया और जलाने के बाद मैंने देखा कि जो उसकी फ्लेम हो रही है, जो निकल रही है, वो क्लीन ब्लू फ्लेम है, तो समझ जाइएगा कंप्लीट कंबसन हुआ। यदि मैंने किसी सबस्टांस को जलाया और जलाने के बाद उसके फ्लेम को नोटिस किया तो वो कैसी दिखी, येलो सूटी, माने कालिक वाला, कालिक सूटी फ्लेम होगा ना, तो बर्तन उस पर चढ़ाइएगा तो क्या होगा, बर्तन काला होने लगता है। तो यदि येलो सूटी फ्लेम से जला तो इनकम्प्लीट कंबसन। क्लियर हो गई। अब है इसकी रीजन क्या है, यहां पर रीजन हम लोग देखेंगे इसकी, दोनों की रीजन ये हो गई ड्यू टू सफिशिएंट ऑक्सीजन, ड्यू टू सफिशिएंट ऑक्सीजन, और ये हो गई ड्यू टू अनसफिशिएंट ऑक्सीजन। कंप्लीट कंबसन तब होगा जब इसको सफिशिएंट ऑक्सीजन दिया जाए, जितनी इसको ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन अगर मिल जाती है कंप्लीट कंबसन होगा। और कंप्लीट कंबसन होगा तो हम तभी जानेंगे जब इसकी फ्लेम को देखेंगे। इसकी फ्लेम कैसी होगी, तो क्लीन होगी, एकदम ब्लू कलर की होगी। यदि हम किसी कम्बस्टिबल को जलाते हैं और सफिशिएंट क्वांटिटी में ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो क्या होगी, इनकम्प्लीट कंबसन। और फ्लेम कैसी होगी, येलो सूटी फ्लेम, जिसको देखकर हम लोग पहचान लेंगे यहाँ कंप्लीट कंबसन नहीं हुई है, इनकम्प्लीट कंबसन हुई है। फ्यूल जो है वो उसके कार्बन के पार्टिकल पूर्ण रूप से नहीं जले हैं। क्लियर हो गई, क्लियर हो गई। अब ये दोनों ही कंडीशन जो है हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के तहत देख रहे हैं। क्यों, अनसैचुरेटेड में क्या होगा, अनसैचुरेटेड में क्या होगा, उसमें ये निकलेगा ही नहीं, क्लीन ब्लू फ्लेम निकलेगा ही नहीं। अच्छा एग्जाम्पल यहाँ लिख ले, यहाँ पर जो है LPG गैस जो होती है, गैस बर्नर में आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पर जो है कैंडल या स्टोव, कौन सा, किरोसिन वाला, देख सकते हैं। LPG गैस आपके घर में मौजूद है, वहाँ पर जब आप नए खास करके नए की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब नए गैस कनेक्शन आपने लिया होगा, नया बर्नर होगा, उस समय जब आप जलाएंगे तो जलाने के बाद देखेंगे कि उसमें पीली लौ बिल्कुल नहीं दिखती है। कंप्लीट जो लौ होगी वो नीली होगी। अच्छा नीली लौ है तो लाइट किस में कम होगी, इसमें लेस लाइट होगी ना, लेस लाइट कम लाइट होगी, और इसमें क्या होगी, मच लाइट।
मच लाइट। तो जब आप गैस को लेते हैं, उसका बर्नर बिल्कुल साफ होता है, उस समय उसको इनफ क्वांटिटी में ऑक्सीजन मिल जाता है और वो कंप्लीट कंबसन कर लेता है और नीली लौ के साथ जलता है। लेकिन जब वही गैस आपका बर्नर पुराना होता है, उसमें डस्ट पार्टिकल वगैरह जो है उसके छिद्र में जम जाते हैं, तो कभी कभी आप देखे होंगे क्या होती है ना, ब्लू फ्लेम के साथ येलो फ्लेम भी दिखाई देती है। मतलब येलो का मतलब क्या है, वहाँ इनकम्प्लीट कंबसन भी हो रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है क्योंकि इनफ क्वांटिटी में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। इसकी लाइट कम होगी, क्यों? गैस बर्नर को जलाइए, घर में पूरे लाइट को ऑफ कर दीजिए घर का, कमरे का, और गैस बर्नर को जलाइए, देखिएगा पूरी रोशनी आपको नहीं दिखेगी, दिखेगी लेकिन पूरी रोशनी नहीं दिखेगी। लेकिन वहीं पर यदि हम एक कैंडल को जला लेते हैं, तो कैंडल को जलाने के बाद क्या होता है, पूरे घर में रोशनी देती है। तो हम लोग गैस बर्नर नहीं जलाते, हम लोग क्या जलाते हैं, कैंडल को जलाते हैं। कैंडल को जलाने से पूरी रोशनी देगी। एक और बात, ये जो फ्लेम की बात हो रही है, ये जो फ्लेम की, और इसके साथ हम लोग क्या कर लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक भी कर लेते हैं कि ये जो है हमारा क्या है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसके कंडीशन में देखेंगे। जैसे हमने यहाँ क्या लिया, CH4, यानी ये सैचुरेटेड है ना, कार्बन का 4 एटम जो है, कार्बन का एक एटम 4 हाइड्रोजन एटम से जुड़ा है, ठीक है, ये भी सैचुरेटेड है। ये अनसैचुरेटेड हो सकता है, दोनों ही स्थिति में अनसैचुरेटेड में हम लोग देख लेते हैं। तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कंप्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन। अब यहाँ देखें क्या है, कंबशन हो रही है। कंबशन किसकी हो रही है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की हो रही है। यहाँ पर भी कंप्लीट कंबशन, यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है। यहाँ फ्लेम की बात करेंगे। फ्लेम क्या है, क्लीन एंड ब्लू फ्लेम। लेकिन यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा येलो, इसको पहले समझ लें। इसमें भी क्या होगी, फ्लेम। यहाँ पर इनफ क्वांटिटी ऑफ O2, सफिशिएंट क्वांटिटी, यहाँ अनसफिशिएंट O2, ठीक है। सफिशिएंट हो या अनसफिशिएंट हो, कंप्लीट हो या इनकम्प्लीट हो, इसमें क्या हो रही है ना, इसमें जो है फ्लेम, इसकी जो फ्लेम होगी वो येलो सूटी ही होगी, येलो सूटी ही होगी। कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा है, मतलब इसको कितना भी ऑक्सीजन दे दीजिए, अनसैचुरेटेड है ना, इसको तो हाइड्रोजन की जरूरत है, कितना भी ऑक्सीजन दे दीजिए, कंप्लीट कंबशन हो इनकम्प्लीट कंबशन हो, दोनों में ही जो फ्लेम होगी वो येलो सूटी फ्लेम होगी, ठीक है। अनसैचुरेटेड में हमारा क्या होगा, जैसे मान लीजिए एथीन, क्या होता है एथीन, C2H4, ये क्या है, ये एथीन है ना, ये अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड से जुड़ा है। ये क्या है, मेथेन, CH4 मेथेन, तो ये क्या है, सैचुरेटेड। सो सैचुरेटेड के केस में याद रखेंगे। दूसरी और जो लौ निकलती है, आप देखेंगे कि कुछ सबस्टांस ऐसे हैं जिसमें कि लौ नहीं दिखती है और कुछ में लौ दिखती है। तो ये लौ क्यों होती है, क्यों निकलती है कोई भी लौ, तो ये लौ का कारण है, यहां पर लिखता हूं, ठीक है। लौ का कारण क्या है, फ्लेम का कारण क्या है, फ्लेम ड्यू टू बर्निंग
ऑफ वेपोराइजिंग पार्टिकल। वेपोराइजिंग पार्टिकल यदि जलता है तभी वो फ्लेम दिखता है। कोयले को जब आप लोग कच्चा कोयला लेते हैं ना, जलाइएगा या घर में चूल्हा जलाते हैं तो जब जलाइएगा देखिएगा कोयले में भी से लौ निकल रहा है, लौ निकल रहा है। तो लौ निकलता है उस समय थोड़ी हम लोग खाना बनाते हैं, उस पर बर्तन नहीं चढ़ाते हैं। लौ निकल रही है उस समय बर्तन नहीं चढ़ा रहे हैं। कारण क्या है कि लौ जो है वो पीली लौ दिख रही है, इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है, सूटी फ्लेम हो रही है, बर्तन काले हो जाएंगे। हम लोग कुछ समय वेट कर लेते हैं। कुछ समय वेट करने के बाद क्या देखते हैं आप, उसकी लौ खत्म हो गई, मतलब उसकी वेपोराइजिंग पार्टिकल जो है वो पूरी तरह से जल गई। जब तक जल रही थी तब तक लौ के रूप में दिख रही थी, ठीक है, तब तक लौ के रूप में दिख रही है। यानी लौ जो प्रोड्यूस हो रहा है, यानी जो फ्लेम प्रोड्यूस हो रहा है, फ्लेम जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किसी वेपोराइजिंग पार्टिकल के जलने के कारण प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को जो है कंबसन वाला भी टॉपिक क्लियर हो गई। अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन वाला पढ़े। सब्स्टिट्यूशन किस तरह है, तो हमारा रिप्लेसमेंट वाला था ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद करें क्या होता था वहाँ पर कौन था, जो अधिक ताकतवर एलिमेंट था वो कम ताकतवर वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस करके और उसके जगह पर बैठ जा रहा था। मतलब क्या है कि मोर रिएक्टिव वाला एलिमेंट लेस रिएक्टिव वाले एलिमेंट को क्या कर रहा था, हटा ले रहा था। ये सारे टॉपिक क्लियर है तो अच्छी तरह से आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं, वीडियो के थ्रू नोट कर सकते हैं और सारे एग्जाम्पल को लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सब्स्टिट्यूशन। अब हम लोग नेक्स्ट जो है इस टॉपिक का जो लास्ट वाला पॉइंट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल लें या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोले, दोनों ही एक ही तरह का है। डिस्प्लेस करेगा, मोर रिएक्टिव वाला लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। देखिए, इफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम क्या करेगा, इफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम डिस्प्लेस करेगा, डिस्प्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम विदाउट एनी चेंज इन द रेस्ट मॉलिक्यूल। यदि कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी सबस्टांस से एक एटम को या ग्रुप ऑफ एटम को डिस्प्लेस कर देता है और खुद उसके जगह बैठता है और साथ में उसके रेस्ट ऑफ मॉलिक्यूल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल जैसे मेथेन को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, मेथेन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, क्लोरोमेथेन। याद है, क्लोरोमेथेन। हैलोजन हेलोएल्केन, क्लोरोमेथेन बनेगा, साथ में क्या बनेगा, HCl, हाइड्रो क्लोरिक एसिड। मेथेन का
क्या होगा मेथेन का? कार्बन के कितने एटम? एक, CH4 ये क्लोरीन के साथ जुटेगा, क्लोरीन के साथ जुटेगा, क्या बनेगा? तो एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस करके यहाँ क्लोरीन आ जाएगा, क्या बनेगा? CH3Cl, साथ में HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। क्लियर है? कब? तो यहाँ पर भी हमको प्रेजेंस दिखानी होगी सनलाइट के प्रेजेंस में हीट करने पर। स्ट्रक्चर के थ्रू देखें, कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम से बॉन्डेड है, इसको रिएक्शन करानी है किसके साथ? क्लोरीन के साथ। क्लोरीन प्लस क्लोरीन, ये 2 क्लोरीन मिला Cl2 बना, ठीक है। क्लोरीन के साथ रिएक्शन करें। अब ये क्लोरीन क्या करेगा? इसको डिस्प्लेस करेगा, ये क्लोरीन इसको डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि ये जो है मोर रिएक्टिव है इस हाइड्रोजन की कंपैरिजन में। ये इसको हटा देगा और खुद अपने बैठ जाएगा। अब इस हाइड्रोजन को यहाँ से मूव होना होगा, निकल जाना होगा। सबस्टांस क्या होगा? सनलाइट के प्रेजेंस में हीट करने पर ये क्लोरीन, देखिए ये क्लोरीन यहाँ पर CH3 रह जाएगा, ये हाइड्रोजन हट के क्लोरीन बैठ जाएगा यहाँ C, यहाँ पर क्या हो गया? क्लोरीन, ये हाइड्रोजन रह गया। यहाँ बोला था कि विदाउट एनी चेंज इन द रेस्ट मॉलिक्यूल, रेस्ट वाले मॉलिक्यूल को देखें, ये वाला रेस्ट मॉलिक्यूल जो है हमारा, इसमें किसी तरह का चेंज आया? नहीं आया। CH3, यहाँ भी हमारा वही CH3 है, क्लोरीन ऐड हो गया। अब ये हाइड्रोजन जो डिस्प्लेस हुआ यहाँ से, ये हाइड्रोजन जो यहाँ से निकला, ये सीधे अलग हो गया, अपना एक जगह पर चला गया, ठीक है। हाइड्रोजन जाकर वहाँ बैठ गया चुपचाप। अब ये क्लोरीन था ना एक बचा हुआ, ये क्लोरीन जो है अब सीधे चला गया इसके पास, क्लोरीन Cl यहाँ चला गया, बन गया ना HCl। ये पूरी जो है यहाँ पर क्या हुई? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यदि कोई एटम, यदि एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी सबस्टांस से या कार्बन चेन से, हाइड्रोकार्बन से एक एटम को या ग्रुप ऑफ एटम को हटा दे और खुद उसके जगह पर बैठ जाए और एक नया सबस्टांस बना दे, है ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नया सबस्टांस बना दे तो यही है कि मेथेन को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया, तो मेथेन को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया तो ये क्लोरीन क्या है? हैलो एल्केन। क्लोरीन मेथेन के साथ जुड़ गया, क्लोरोमेथेन और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। CH4 plus Cl2 in the presence of sunlight, CH3Cl and HCl। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कार्बन का एक एटम 4 हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ था, तो एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया क्लोरीन का एक एटम और इसके जगह बैठ गया, इसको डिस्प्लेस कर दिया, इसके जगह आ गया और ये हाइड्रोजन बेचारा डिस्प्लेस होकर यहाँ बैठ गया। निराश था हाइड्रोजन, अकेले निराश था, अकेले कैसे एक्सिस्ट करेगा? हाइड्रोजन को रहने के लिए एक और हाइड्रोजन की जरूरत होगी, H2 की। क्लोरीन यहाँ पर, क्लोरीन भी अकेले निराश था, क्लोरीन को भी एक और क्लोरीन की जरूरत थी। यह हाइड्रोजन के साथ मिल लिया, क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ मिल लिया, इधर से हाइड्रोजन इधर से क्लोरीन, बन गया HCl। क्लियर हुई कि नहीं हुई? अच्छा लगा पढ़ने में? तो आई थिंक जो हर एक टॉपिक को मैंने बताया, हर एक टॉपिक को जैसे ऑक्सीडेशन, एडिशन, कंबसन और लास्ट सब्स्टिट्यूशन, सारे टॉपिक क्लियर हो गए। अब हम लोगों को
कुछ इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स के बारे में जानना है। उन कार्बन कंपाउंड्स में जैसे मैंने बताया था ना, किसमें बताया था, ऑक्सीडेशन में। ऑक्सीडेशन में हमने क्या पढ़ा, वहाँ इथेनॉल को हमने क्या किया, इथेनॉइक एसिड में चेंज कर दिया। तो उन्हीं दोनों कंपाउंड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार वो कंपाउंड्स तैयार होते तो हमने देख लिया किस प्रकार तैयार होते हैं। उनके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, साथ में उनके यूजेस क्या क्या हैं उनको हमें देखनी है। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक होगा वो सोप एंड डिटर्जेंट।